निभवली अविरत जीवन साथ। घेऊन हाती हात निभवली अविरत जीवन साथ। कधी दाटले नभ काळोखी कधी उमलली फुले सहवासाची सोन सहवासाची सोन पावले। सहवासाची सोन सहवासाची सोन पावले। श्रोतेहो, सहजीवन हे आनंददायी असावं ही कामना करतच आपण विवाहाच्या वेदीवर चढतो। डोळ्यात सुंदर भविष्याची स्वप्न, जोडीदाराचा हवाहवासा वाटणारा सहवास, त्यानंतर कुटुंबाशी केलेली तडजोड, हसत खेळत तर कधी संघर्ष करत प्रवास पुढे जातो आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना आपण खरं तर कधी कधी स्वतःकडे लक्ष द्यायलाच विसरून जातो। काळ पुढे सरकत जातो आणि पुन्हा एकदा निवांत वेळ मिळतो ते आपली मुलं मोठी होऊन स्थिर स्थावर झाल्यावर आणि नातवंडात रमताना, त्यांच्याशी पुन्हा लहान होऊन खेळताना। तोच आनंदी काळ पुन्हा अनुभवायला मिळतं आणि अशा आनंदात जर दोघेही सोबत असतील तर मग सुखासाठी आणखी काय हवंय। अर्धशतकाच्या वर ज्यांनी एकमेकांसोबत सहवासामध्ये हे जीवन व्यतीत केलंय अशा जोडप्यांच्या मुलाखती आपण सहजीवनाची सोनं पावले या कार्यक्रमातनं घेतो आहोत। आज आपल्या स्टुडिओत आम्ही आमंत्रित केलंय चंद्रपुरातील सुपरिचित त्वचारोग तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ नागरिक डॉक्टर अजित सिंघई आणि सौ राजुल सिंघई यांना। आपलं स्टुडिओत खूप मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। आज सहजीवनाची सोनं पावले या कार्यक्रमात आपण आमंत्रित आहात आणि खरं तर गप्पांच्या माध्यमातून आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे तुमचा हा सहजीवनाचा प्रवास। सहजीवनाला म्हणजे आपल्या लग्नाला किती वर्ष पूर्ण झालीत? आमच्या लग्नाला 50 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। आता 50 आणि 51 वर्षाच्या मधात होता। वा वा, म्हणजे अर्धशतक तुम्ही एकमेकांच्या सहवासामध्ये पूर्ण केलं। मोठा प्रवास आहे खरं तर, पण तो दिवस आठवतोय का जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा एकमेकांना भेटलात? यानी हमारी पहली मुलाकात। यस, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? सबसे मजेदार बात तो ये रही कि हमारी कोई ऐसी औपचारिक पहचान नहीं हुई, मैं उसको देखने नहीं गया और हम शादी के पहले मिले भी नहीं। सबसे पहली मुलाकात हमारी शादी हो जाने के बाद। एक्चुअल में क्या है कि मेरे चाचा चाची को लड़की पसंद थी, उन्होंने मेरा संबंध तय कर दिया और कहा कि भाई इससे तुम्हारी शादी पक्की हो गई। और हम तो आज्ञाकारक थे उस दिनों में। वो पीढ़ी ऐसी थी उसी समय। हमने बोला कि यस सर। तो फिर हमारा विवाह हो गया। ये आगरा के रहने वाले थे और मेरे पिता ये नागपुर में रेलवे में चीफ कंट्रोलर थे। तो फिर हम नागपुर से बारात लेके वहां गए। शादी हो गई। शादी हो जाने अपने विदा होने के बाद में जब हम लोग ट्रेन में पहली बार पास पास बैठे, सब भाई बहन साथ में थे जो इसकी मजाक कर रहे थे, मजा ले रहे थे। और उस समय हमने पहली बार एक दूसरे को ठीक से देखा और बातचीत की। मैं इसके पहले धामनगांव रेलवे में रहता था और वहाँ बहुत पहले जयप्रकाश जी नारायण के आंदोलन से मैं प्रभावित होकर गांव में प्रैक्टिस शुरू करना बोले और अपने गांव में जिले में जाकर लोगों की सेवा करना। तो मैं एक छोटे गांव में रहता था और ये इनके पिताजी दिल्ली में थे। दिल्ली में वो संगीत नाटक अकादमी में जो स्नातकोत्तर छात्र रहते हैं उनका मार्गदर्शन करते थे और वहाँ लाइब्रेरियन थे वो। वाह वाह। तो ये दिल्ली की रहने वाली और मैं गांव का। और उसके बाद में भी मैंने वहाँ पास में एक मंगरूल दस्तगीर नाम का गांव था, वहाँ एक सेंटर अडॉप्ट किया हुआ था। तो मैं वहाँ रोज प्रैक्टिस के लिए जाता था और ये दिल्ली से सीधे हमारे गांव के परिवेश में आ गई। तो कैसा था वो अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं दिल्ली से कहाँ जा रही हूँ, गांव में जा रही हूँ। मैंने कहा जैसे होंगे वो, जैसा जगह होगी, जैसा रहना पड़ेगा, मैं बिल्कुल एडजस्ट करने के लिए तैयार। आज एकदम सिचुएशन ही बदल गई है, लेकिन
तब के बारे में हम सुनना चाहेंगे। नए रहने के बावजूद हम दोनों घूमने जाते थे अक्सर। ये मुझे ले जाते थे, मुझे टाइम भी देते थे। कोई ये मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वहां से यहाँ आ गई हूँ तो मुझे किसी बात की कमी है। और मैंने मन में सोच ही लिया था कि मुझे उस घर में एडजस्ट करना है, कैसा भी रहेंगे। तो हम लोग शुरू में संघर्ष में भी रहे काफी। मैंने पूरा एडजस्ट किया। वैसे हमारे घर में हमारा बड़ा परिवार, मेरे पिताजी 4 भाई और हम सब संयुक्त कुटुंब रहते, अलग अलग सुविधा से थे, अलग अलग गांव में। और इनके पिता भी 4-5 भाई थे और वो सब अलग अलग जगह रहते थे दिल्ली में। और कुछ फैमिली आगरा में, कुछ फैमिली दिल्ली में। तो बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार था। वो भी संयुक्त परिवार, हमारा भी संयुक्त परिवार। हम दोनों ही घर में सबसे बड़े। तो हमारे को बहुत लाड़ प्यार मिला, सबका आदर सत्कार मान सम्मान बहुत मिला। शादी मतलब 2 परिवारों का मिलन है। हमारी कला संस्कृति या एक दूसरे से आदान प्रदान होती है और वही एडजस्टमेंट है। बहुत सारा ये एडजस्टमेंट लड़कियों को ज्यादा करना पड़ता है। तो तब आपको क्या करना पड़ा? हाँ, तो जिस परिवार में जाती है लड़की वो वहाँ जाकर के वैसे ही मोल्ड हो जाती है। बिल्कुल। मैंने पूरा मोल्ड किया इनके हिसाब से। डॉक्टर फैमिली थी। बाद में हम लोग दामनगांव रहने चले गए थे। तो वहाँ ये विजिट भी जाते थे। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं आधी रात को बुलाने आते थे। एक आया 11 बजे, फिर दूसरा आया 1:30 बजे, तो भी ये जाते थे। तो इनके साथ मुझे मतलब पूरा साथ देना चाहिए था। ऐसा मैंने। और फैमिली भी, यानी मेरी बहन, इनकी बहन, मेरी ननद, देवर, सब लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और सास ससुर जी भी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे थे, बहुत ध्यान रखते थे। सबसे मजेदार बात मुझे ये लगी कि हम लोग इधर मराठी भाषी प्रदेश में थे। और ये दिल्ली भाषी प्रदेश से आई थी। तो इसको मराठी का 1-2 भी नहीं समझता था। तो वहां से आने के बाद में इसने धीरे धीरे मराठी सीखना शुरू की। एक बार क्या हुआ, अमरावती में जा रहे थे रोड पे, तो सिनेमा का बोर्ड लगा हुआ था। तो इसने जोर से पढ़ा, तुमचम आमचम जमलम। तो मेरे भाई बहन साथ में थे, सब लोग बहुत हंसे। आणि खरंच सगळं चांगलं जमलं। ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ का पूरा कल्चर मैंने समझा। इन्होंने बहुत प्रेम से मुझे समझाया कि यहाँ पर ये रिवाज है, ऐसे खाना होता है, यहाँ ऐसे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे हल्दी कुंकू हमारे यहाँ नहीं होता था। तो वो सब इन्होंने मुझे बताया। तो उससे क्या हो गया, मुझे मराठी से प्रेम हो गया, मराठी कल्चर से, मराठी लैंग्वेज से। और आप देखेंगे कि मैं हर नाटक, मराठी मतलब जो भी प्रोग्राम रहते हैं, हर प्रोग्राम को मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। हर डायलॉग समझ में आता है मुझे। मराठी पेपर आता है हमारे यहाँ, मैं पूरा मराठी पेपर पढ़ती हूँ। FM बैंड दिन भर सुनती हूँ। और ये मराठी बोलती भी हूँ। अगर जरूरत पड़े तो गाने भी गाती हूँ। और जरूरत पड़े तो मैं बात में भी बोल सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ा टाइम आपने एक साथ गुजारा है। इस टाइम की तरफ अगर देखेंगे तो क्या लगता है कितने गुण मिलाए होंगे कि इतना सुंदर एडजस्टमेंट हुआ आपका? मजे की बात ये है कि मैं शादी के 25 साल बाद में मैंने एक पंडित जी को हमारी दोनों की पत्रिका दिखाई। तो पंडित जी बोले, आपकी शादी किसने करा दी? बोले, एक भी गुण मिलता नहीं बोले आपस में। और बोले इतना तो छोड़ दो, बोले आपके मित्र ग्रह भी नहीं है, बोले फिर भी आप लोग कैसे इतने सुखी हैं? बोले मेरे को आश्चर्य होता है। बोले वाह वाह। अगर मन में ठान ले कि हमें जहाँ पर हमें जिस परिस्थिति में है, जिस जगह पे है, उसमें अगर आनंद लेने की सोच ले तो फिर ये सब बातें जो है उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। इसमें सबसे मजे की बात ये है कि हम लोग बड़ों के नियंत्रण में थे ना। हाँ बराबर। हाँ, कोई भी चीज करने, उनके हमको टोकने से पहले हम सोचते थे कि उनको क्या लगेगा, तो हमको क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ा एक फोर्स रहा। अपने बड़ों का पूरा मान सम्मान करके उनका कहाँ मान के चलती थी, इसलिए शायद कठिनाइयां कम आती होंगी। हाँ, अब देखिए ना क्या हुआ कि मेरे लिए लड़की मेरे चाचा चाची ने पसंद की। हमने बोला यस सर। उन्होंने बोला कि तुम्हारी सगाई मेरे घर में होगी यहाँ आकर। तो वो लोग मध्य प्रदेश में रहते, हम नागपुर में रहते थे। तो हम पूरी फैमिली वहाँ गए, वहाँ सगाई हुई। और सगाई में कोई रिंग एक्सचेंज नहीं हुई। हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। ये दिल्ली में थी, मैं नागपुर से गया था। इनके पिताजी और हमारे चाचा जी और मेरे माता पिता, बस इतने ही लोग थे उसमें। और कोई बड़ा फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, साधारण फंक्शन गांव का। सुखी जीवन जीने के लिए एक दूसरे की पसंद होना या एक दूसरे के साथ ढल जाना, ये भी बहुत जरूरी है। तो कौन सी बातें आपकी एक दूसरे से बहुत मिलती है? हम दोनों को ललित कलाओं में इंटरेस्ट थे। इनके घर पे शुरू से रेडियो बजता था सुबह 5 बजे से। और मेरे पास में भी रेडियो होता था और हमारे घर पे भी रेडियो सुनते थे। मैं मेरे घर से बाहर रहकर पढ़ा, मेरे माता पिता के पास रहकर नहीं पढ़ा, मैं चाचा चाची के पास रह के पढ़ा। तो ये सब लोगों के स्वभाव का और उनके गुण सब कुछ हमने जगह जगह से, पण म्हणतो ना अजाणतेपणी तसं ते स्वीकार केले। तर आमच्या दोघांचा शौक कॉमन आहे। इनको साहित्य में रुचि है और कविताएं वगैरह लिखते थे पहले। कॉलेज में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 साल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इन्होंने सभी शौक अपने
सारी हॉबीज है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हॉबीज इनकी कोई भी छोड़ी नहीं उन्होंने। कभी कभी मैं बोल भी देती हूँ उनको, ए जी कुछ तो छोड़ो, मैं कहीं कहीं जाएंगे जंगल में भी वहां से फूल लेके आएंगे, लीजिए मैडम। हाँ। तो ये शायद आगे की पीढ़ी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये सीखने वाली बात है कि उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी की और हर जगह मेरा ध्यान रखा। और मैं तो ये बोलूंगा, क्या है, ये मेरे से बोलते कि भाई ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा कैसा। तो मैं बोलता हूँ कि देखो, दिन में 24 ही घंटे रहते हैं और सबको हमको छोटा सा ही जीवन मिला है। इसी छोटे से जीवन में सब कुछ करना है, गाना, नाचना, गीत लिखना, कहानियां लिखना, एक दूसरे को किस्से सुनाना, हंसाना, हंसना, कोई दुख आए तो रोना, ये सब इसी छोटे से जीवन में करने का है। तो जो जो कर सकते हो वो करने का है, करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रसंग है जहाँ पर अनबन हुई हो, क्योंकि जीवन है। स्वाभाविक है, ऐसा होता है, परिवारों में होता है ऐसा। और नए कपल्स में सभी, हम लोग तो 50 साल हो गए, हमारे को तो अनुभव है, तो स्वाभाविक ऐसा होना। तो वो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको कहाँ होता था कि इनके टाइमिंग जो हैं, जैसे नाइट में जग रहे 1:30 बजे 2 बजे, सर सो जाओ ना, इनको पढ़ने का बहुत शौक है, इनको साहित्य में बहुत रुचि है, तो सो जाओ ना सर, 1:30 बज रहा है, सो जाओ ना सर। सुबह फिर 7 बजे उठ के 9 बजे फिर से लग जाना काम पे। तो मैं सोचती थी इनका दिन भर रेस्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा इस बात पे हमारा दोनों का चलता था कई बार। वो तो बोलते तुम सो जाओ ना, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर एक दूसरे को बदलने की किसी बात में कोशिश की है? बदल नहीं पाएंगे, मुझे मालूम था। वो अभी भी नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन कोशिश की है आपने? कोशिश की है, बहुत बार समझाया उनको कि देखो नींद नहीं होती आपकी, रेस्ट नहीं हो पाता, दिन भर पेशेंट देखना। और पहले तो वो गांव वगैरह में विजिट पे भी जाते थे आधी रात में, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाते थे। हमारे यहाँ 17-18 डॉक्टर थे, कहीं नहीं जाते थे, वहाँ ये जाते थे। कोई भी इलाका, गुंडों का इलाका, डरावना इलाका, वहाँ भी जाते थे। वैसे चंद्रपुर में आप कब आए? 94 में। फिर तब से चंद्रपुर में प्रैक्टिस है जी। जैसे चंद्रपुर नक्सलाइट्स एरिया है करके यहाँ पर आना हर कोई डरता है, तो आप वहां से यहाँ शिफ्ट हुए। बहुत डेयरिंग बात है। नहीं, मुझे तो 1-2 बार नक्सली लोग मिले भी हैं, पर मेरे साथ में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। हाँ। मेरी आदत थी छोटे छोटे गांव में जाकर और लोगों को सेवा देना, तो मैं कैंप भी लेता था। एक बार मैं कैंप में गया गढ़चोली के पास में जिमलगट्टा, वहां से वापस आ रहा था, रास्ते में हमको नक्सलाइट लोग मिले, हमारी जीप रोक दी, ड्राइवर उतर के भाग गया। फिर मेरे से बोले कौन हो, क्या हो, फिर उन्होंने वेरीफाई किया, ठीक है, बोले डॉक्टर साहब आप जाओ, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, पर आपका ड्राइवर तो भाग गया, तो कैसे जाएंगे, बोले मतलब मैं चला लेता हूँ जीप। फिर जीप चलाते चलाते मैं घर पे आया। तो मुझे कोई ऐसा बुरा। एक बार मैं हैदराबाद जा रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमारी बस को नक्सलाइट लोग ने रोक लिया और वो लूटना शुरू किया। तो उन्होंने सबके पास से पैसे वगैरह लिए, मेरे पास में से भी पैसे लिए, तो मैंने ऊपर में थोड़े से ही पैसे रखे थे, उनके हाथ में दिए। उन्होंने देखा ओनली 20 रुपीज। तो मैं बोला, अब मुझे तो झूठ बोलना था, डॉक्टर नहीं बोलना था, तो मैंने बोला कि मैं क्लर्क हूँ, तनख्वाह नहीं मिली 4 महीने से, तो अभी हैदराबाद जा रहा हूँ भाई के यहाँ। तो बोला कि ठीक है। फिर मैंने उसके आगे हाथ किया, चलो। तो वो क्या बोला, व्हाट? मैं बोला कि फॉर टैक्सी। तो उसने मेरे हाथ पे 200 रुपये रख दिए। फिर मैंने इसीलिए कहा, मैंने बोला आप तो लूटने वालों को ही लूट के आ गए। तो ऐसे भी हमारे जीवन में घटनाएं आई हैं, पर सब भगवान की दया से सब अच्छा ही होता है। जीवन मतलब सुख दुख का संगम है, तो ये तो होना ही है। तो फिर ऐसी अगर कोई कभी परिस्थिति आई, तो सबसे ज्यादा सामने कौन खड़ा रहता है हिम्मत से, आप दोनों में से? मेरे सामने ये खड़ी रहती है, हर बार मेरे पीछे बोलती कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ हमेशा। हाँ, मैं हूँ ना, बिल्कुल हमेशा। कम से कम में भी उसने अपना जीवन चलाया है। और जब हमारे पास में कुछ होता था तो सबकी मदद भी की है घर में, और कभी भी पूरे परिवार को लेके चली। हिचा खरं तर मला एक गुण फार आवडतो, ती म्हणजे प्रत्येक गोष्ट शिकायला ती तयार राहते. जेव्हा ती माहेरून आली तेव्हा तिला सायकलही चालवता येत नव्हती, पण मग ती हळूहळू सायकल चालवणं शिकली, मग लुना चालवणं शिकली, मग ऍक्टिव्हा चालवायला लागली, मग आता कार चालवते. आणि मी खरंच या भीतीने हेलिकॉप्टर नाही घेत, मी म्हटलं ही ते घेऊन उडून जाईल कसं. इन्होंने आपको सामने किया है कि हर मुसीबत का सामना आप पहले करती है. हाँ, क्या लगता है आपको? कहीं कहीं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, राजुल अब क्या करना, ऐसा हो गया वैसा हो गया. नहीं ना जी, सब हो जाएगा अच्छे से, कोई फिक्र मत करो, सब हो जाएगा. अब ज्यादा सोचो मत, ज्यादा घबराओ मत. और वैसे ये बहुत डेयरिंग है, किसी से भी लड़ लेते हैं, मेरे को ना कर देते, तुम बिल्कुल बीच में बोलना नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगा.
तो ये बहुत बड़ा सफर आपने दोनों ने साथ में हाथ लेकर तय किया है। क्या होता है कि हम बहुत सारी भूमिकाएं अपने जीवन में निभाते हैं। जैसे पहले तो हम किसी की लड़की होते हैं, फिर बहू होते हैं, फिर सास होते हैं, माँ होते हैं और अभी दादा दादी भी होते हैं। तो इसमें से सबसे प्यारी भूमिका आपको कौन सी लगती है? आपका रोल कौन सा रखता है? बहू के रूप में इस घर में जब मैं बहू बन के आई थी तो मैंने इनके भाई बहन को अपने भाई बहन समझा। वाह। मेरी मम्मी तो मैं दिल्ली छोड़ के आ गई और 2-2 साल में मिलने जाते थे हम लोग। तो मेरे लिए तो यही परिवार था। इनकी माँ को माँ समझा, इनके पिताजी को अपने पापा समझा और इनकी बहन को मैं इतना प्यार करती थी कि मेरे को अभी भी उनकी याद करके रोना आ जाता। इनके भाइयों को मैंने बहुत प्यार दिया और वो लोग भी हमारा बहुत सम्मान करते। बहुत सारी यादें होती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है और बहुत सारी खुशियों के पल भी आते हैं जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं या एक दूसरे का साथ देकर उसको निभाते हैं। तो यही पल जो है हमें जीवन की ताकत भी देते हैं। तो कौन से रोल में सबसे ज्यादा आप खुश है? सच देखा जाए तो मैं एक डॉक्टर के रोल में ही सबसे ज्यादा अच्छा अपने आप को पाता हूँ। अच्छा। मुझे मेरे मरीजों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेशेंट से उनकी पूरी घर की बातें मुझे बताते हैं और मेरे पेशेंट्स तो मेरे से इतने अटैच रहते हैं कि वो बिल्कुल दूर दूर से मुझे फोन करते रहते हैं। कभी भी कोई खुशी का क्षण रहा, दुख का क्षण रहा तो मेरे से बांटते हैं। मेरा परिवार तो मेरे साथ है ही। मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ में हर घड़ी में और हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे। परंतु फिर भी ये जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है तो वो भी मेरे लिए एक खुशी देने वाली, उन्होंने मुझे अवसर दिए हैं खुशी के कई। ऐसा भी हुआ है। पेशेंट लोग इनको परिवार का ही समझते हैं। सारे अपने दुख सुख इनको आके बताते हैं और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, संतोष फील करते हैं। की मी एक कामना प्रकट करतो नेहमी, हिला नेहमी सांगतो, किसी राह पर किसी मोड़ पर तू चल न देना छोड़कर, मेरी हम सफर। वाह, बहुत सुंदर ये आपने अभिलाषा प्रकट की है। बिल्कुल एक दूसरे का साथ यही हमारे सुख की है, चाबी है। वही अगर है, साथ हो तो जीवन आसान है, सुंदर है और यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी है कि वो पल हम याद करें जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। उन सारे पलों को आपने फिर से आज रिकॉल किया है। वो सुंदर सी यादें, कुछ उसमें खट्टे मीठे पल भी है लेकिन वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इनको शैतानियां करने का बड़ा शौक है। तो मैं एक प्रसंग बताना चाह रही थी आपको कि ये 1 अप्रैल वाले दिन जरूर किसी ना किसी को बेवकूफ बनाते हैं। मुझे तो हमेशा बनाते हैं और मैं बन भी जाती हूँ क्योंकि वो अलग अलग वैरायटी से बनाते हैं। हाँ। और इनके मित्रों को, रिश्तेदारों को भी इन्होंने बहुत बार बनाया और वो लोग भी बन गए। तो इनको बड़ा मजा आता है, बड़े खुश होते हैं। 1 अप्रैल वाले दिन मेरे को एक बार बोले, एक बार क्या हमेशा होता है, बहुत बार होता है, तुम्हारे दिल्ली वाले 6-7 मेहमान आ रहे हैं मैडम। हाँ। और अभी वो 12 बजे की गाड़ी से पहुंच जाएंगे। हाँ। और ठीक है, आप तैयार रहो। हाँ। मैंने फटाफट सब तैयारी कर ली, नाश्ता वाश्ता बाजार से मंगवा के रख लिया, फ्रूट वगैरह, खाना वगैरह। 2 बज रहे, कोई आया नहीं। क्लिक हुआ, अरे आज 1 अप्रैल है, इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। यानी 1 अप्रैल को आपको और ज्यादा सावधान रहना है। फ्रेंड्स को भी इन्होंने बनाया कि लड़की देखने वाले आ रहे हैं, डॉक्टर राठी, डॉक्टर मुंदड़ा। राठी जी का लड़का था। हाँ। दोनों के लड़के थे। और दोनों उनके विवाह करने के उत्सुक थे। हाँ। तो ऐसी मेरे मन में विचार आया तो मैंने हमारे मित्र से डॉक्टर गोपाल मुंदड़ा, स्वर्गीय अभी नहीं भी रहे वो, पर वो यादें हमेशा रहती है। तो उनको मैंने बोला कि अरे मेरे एक मित्र हैं, उनकी लड़की है, वो अपने घर आने वाले हैं। तो बोले ठीक है, मैं उनको खाने के लिए लेके, अपना लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, अच्छे लोग है। तो बोले लड़की है तो उसका अपने यहाँ लेकर आओ। मतलब कि ठीक है, लेके आता हूँ। फिर मैंने दूसरे मित्र को फोन किया कि वो लड़की वाले आए हैं तो क्या करने का। तो बोले उनको यहाँ हमारे यहाँ लेकर आओ। तो फिर वो दोनों ने खाने पीने की तैयारियां करके रखी और हम घर पे बैठे रहे। फिर 5 बजे उनका मुझे फोन आ रहे, वो लोग अभी तक नहीं आ रहे, क्या बात है? बोला नहीं, आज 1 अप्रैल ना, तो वो नहीं आ रहे बोला। तो ऐसे बहुत बार ऐसा, कई बार ऐसे मजा, हास परिया से मजा आती, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, यस। इनका चलते ही रहता है, बहुत बार शैतानियां करते हैं। और पूरी फैमिली को लेके जाना, घूमना, होली पे नदी के पास, बड़ा नदी वगैरह ऐसे लेके जाना, सबको बहुत एंजॉय करते हैं। वही खुशियों के पल हमें ढूंढने पड़ते हैं, खुशियां हमें लानी पड़ती है, ऐसा है। और किसी को भी तो भी सामने आकर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके और लोग खुशियां मनाते हैं, हमारे साथ आते हैं। तो वो सामने आने वाला जो है वो रोल बहुत जरूरी है।
मुझे भी एक बात कहना था इनके लिए कि कभी इन्होंने ड्रिंक नहीं किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं तो मैं सोचती थी कि अगर डॉक्टर हैं, ड्रिंक करते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे, तो कैसा होगा, मुझे उनको समझाना पड़ेगा जाके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये ऐसा कोई उनको ऐब नहीं है, और हर एक को इतना अच्छा समझा के बताते हैं, पेशेंट को भी और परिवार के लोग को भी। बहुत अच्छा साथ रहा मुझे। मैं लकी समझती हूँ अपने को, इतना अच्छा साथी मुझे मिला जीवन में। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, फिर भी मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने को, इतना अच्छा साथी मिला। जैसे आपने तो बहुत सुंदर ये जीवन साथ में व्यतीत किया है, आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सुखी सहजीवन के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्यार तो हो ही जाता है साथ में रहते रहते, परंतु एक दूसरे की जिम्मेदारी समझना, और ये काम तेरा, ये काम मेरा, ऐसा किया तो फिर नहीं चलता। बराबर। अब आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं ना कि जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं, और हमारे जमाने में क्या होता था कि विवाह जल्दी हो जाते थे। अब विवाह बहुत देर से होने लगे, 30-35 साल की उम्र में विवाह होने लगे। बराबर। तो सभी की मान्यताएं जो है वो दृढ़ हो जाती हैं, फिर मैं जो बोलता हूँ वही सही, ऐसा दोनों का आग्रह रहता है। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान करना, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहना, और उसके जगह में और मेरी जगह वो, ऐसा समझ के अगर हमने व्यवहार किया तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। उसके रिश्तेदारों के प्रति हमारे मन में मान सम्मान रहना चाहिए। तुझे आशीष म्हणते, मेरी माँ ने ऐसा बोला तो क्या हो गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए कहीं भी। हम देखते कि हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ, और घर की बातें बाहर वालों को जाकर बताई तो फिर नुकसान होता है। बाहर वाले हस्तक्षेप करते हैं, फिर वो हमारे लिए हमारा घर तोड़ने वाली बात हो जाती है। बराबर। ये सबसे ज्यादा मैंने अनुभव किया है अभी। और मेरे पास में लोग विवाह के काउंसलिंग के भी आते हैं, और ऐसे वो लोग आते हैं कि हम डाइवोर्स ले रहे, तो हम उनको समझा बोलते कि डाइवोर्स नहीं लेना है और साथ में कैसे रहना है। मेरा काउंसलिंग इस बारे में रहता है मेरे पेशेंट्स को। वो मेरे में समझ कहाँ से आई, और भी लोगों के जीवन देखकर, और हमने खुद जीवन में जो संघर्ष किया है, और उस समय हमने कैसा महसूस किया है, और क्या करने से ठीक होता है, ये समझ से मैं अपने जितने भी मिलने जुलने वाले और मेरे पास जो आते हैं सलाह लेने के लिए, उनको मैं यही बोलता हूँ, ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, आपके घर में अभी कितने मेंबर्स हैं? अभी तो हम दोनों हैं, एक पुणे में है बेटा, बहू और पोता, और बेटी है बेंगलोर में। उनके मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं, तो बेटी भी कर रही है, भाई की कंपनी में ही दोनों मिलके कर रहे हैं, और बहू भी, तीनों मिलके कर रहे हैं वो लोग। इस जनरेशन के लिए आप क्या बोलेंगे? अब क्या है, नए जमाने में सिंगल फैमिलीज हो गई हैं। अब बड़ों का कंट्रोल नहीं बचा। बिल्कुल। और दोनों ही वर्किंग है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गए हैं पहले से। यानी जो पहले साधारण में फैमिली में रहते थे, अभी सभी चाहते हैं कि हम भी स्टैंडर्ड हाई करके बिल्कुल अमीरों के जैसे रहें, उनकी बराबरी करना चाहते हैं। और अच्छी कमाई भी दोनों की अच्छी हो गई है, दोनों कमाने लगे हैं। तो बस मुझे ये कहना है कि बेटियों को जो है शादी होने के बाद मायके से प्यार रखो, लेकिन उनको हर बात मत बताओ। मायके वाले को बताओगे तो वो तुम्हारी समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन सुलझाने में क्या हो जाएगा कि वो बात फैल जाएगी और कुछ बन नहीं पाएगा वो प्रोग्राम। तो क्या करना चाहिए कि भाई आपस में ही दोनों एक दूसरे से सुलझा लो जो भी है। और लेडीज को सहनशीलता रखना ही चाहिए, पति को सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस जो लेडीज का ही रहे, एक साइड वन साइड रहे और वो बेचारा सहनशील होता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलने दो, आप भी बोलो, जब एक बोल रहा है तो दूसरा ना बोले। यानी सुखी जीवन के लिए, या फिर अगर हम बहुत लंबा सफर अगर एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं तो ये कुछ बातें जो है बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, परंतु उसको हमको एक्सप्रेस भी करना जरूरी है, हमको बताना भी जरूरी है। हम देखते हैं कि हम बाहर हम घूमते हैं इतने सब उससे, और हमारी सब व्यवस्था बराबर चलती है, तो उसके लिए श्रेय देना भी हमको जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा मेरी पत्नी से कहते रहता हूँ, ये चमक ये दमक बगियन में महक, सरकार सब कुछ तुम्हीं से है। वाह वाह बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं जो देख रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास में है, प्राप्त है, वो पर्याप्त है। तो हमको और ज्यादा के चक्कर में हमारी फॅमिली को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ये एक बहुत जरुरी, म्हणजे कमावलं काय आणि गमावलं काय असं नाही झालं पाहिजे। तर एक दुसऱ्याला टाइम देणे, एक दुसऱ्याचं ऐकून घेणे। आणखी मी पुष्कळ वेळा काय म्हणतो की कोणाचा तरी मुद्दा बरोबर राहू शकतो,
परंतु नेहमी मी त्याचंच ऐकू का किंवा तोच मला सांगणार काय ही अशी भूमिका राहिली तर मग प्रॉब्लेम होतो. मी त्या सगळ्यांना सांगतो की तुमचे मतभेद राहू शकतात, बोला, एकमेकाशी रूम बंद करून आतमध्ये बोला. आणि बोलणं झाल्यानंतर सुद्धा अशी काही गोष्ट आहे की जे तुम्ही त्याला बोलू शकत नाही ते एका चिठ्ठीवर लिहून त्याच्यासाठी ठेवून द्या, म्हणजे तुमच्या मनातलं किलमिश निघून जाईल. बरोबर. दुसरं म्हणजे कोणत्याही बेबनावनंतर, कोणत्याही भांडणाच्या नंतर किंवा कोणत्याही छोट्याशा वादविवादाच्या नंतर त्याच्यावरून जर अर्धा तास गेला तर ती गोष्ट मनात घर करते. बरोबर. एक दिवस गेला तर ती दृढ होत जाते. म्हणून कोणत्याही भांडणावरून रात्र जाऊ देऊ नका. रात्री 10 वाजता दोघांनी एकमेकाला सॉरी म्हणायचं आणि सगळे काही जे काही मनभेद किल्बिष आहे, म्हणूया आपण, जे काही मतभेद आहे ते विसरून जायचे. मतभेद झाले तर चालतात, मनभेद होऊ नये. बरोबर. असंच. खरं तर हा फार मोठा सल्ला तुम्ही आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांना दिलेला आहे. पुढल्या तुमच्या सहजीवनात सुद्धा असाच आनंद भरभरून मिळो आणि स्वास्थ्य मिळो आणि समाधान मिळो. अर्थात या सगळ्या गोष्टी राहिल्यावर सुख आपोआप चालून येतं. येणाऱ्या भविष्यकाळासाठी मी तुम्हाला निरामय आरोग्य चिंतिते आणि आकाशवाणीला अतिशय सुंदर अशी ही मुलाखत आपण दिलीत, यासाठी पुन्हा एकदा आकाशवाणीकडनं मी आपले आभार मानते. धन्यवाद. आम्ही आपले सगळ्यांचे आभारी आहोत. आम्हाला ही संधी दिली, सगळ्यांच्या समोर आमचं मनोगत प्रकट करण्याची जी वेळ आम्हाला मिळाली त्यासाठी सगळ्या लोकांचे आम्ही आभार मानतो. हम भी आकाशवाणी के आभारी हैं. आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया कि हम अपने मनो व्यक्त कर सकते हैं. धन्यवाद. घेऊन हाती हात निभवली अविरत जीवन साथ, घेऊन हाती हात निभवली अविरत जीवन साथ. कधी दाटले नभ काळोखी कधी उमलली फुले, सहवासाची सोन पावले. सहवासाची